नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की विज्ञान का 5वां चैप्टर जो हमारा चल रहा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसका आगे का कुछ भाग हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। इस चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने आपको डॉबर्नर के त्रिक सिद्धांत के बारे में बताया था और साथ में हमने न्यूलैंड्स का स्टिक सिद्धांत भी पढ़ा था और किस प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में प्रारंभिक जानकारियां हमने पढ़ी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर आपके साथ कर रहा हूँ। आप पहले उसे ज़रूर पढ़ें और अच्छी तरह सुने, उसको जानें और टेक्स्ट भी पढ़ें उसका, और उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक सब जानकारी जो वर्गीकरण के बारे में आपको ज्ञात हो सके। तो आज के टेक्स्ट में हम जो है वो अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे। इसमें मेंडेलीव ने जो है वो तत्वों के वर्गीकरण में बहुत ही आधारभूत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उसने अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित किया। और तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेंडेलीव जो है वो जब उसने इन चीज़ों का अध्ययन किया उस समय तक जो है वो कुल 63 तत्व ज्ञात थे। तो आप ये सबसे पहले याद रखिए कि उस समय तक जो है वो 63 तत्व जो है वो ज्ञात थे। तत्वों की संख्या उस समय तक जो 63 थी। और उसने जो अपनी आधार बनाया, ठीक है, आवर्त वर्गीकरण का या तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार बनाया वो था तत्वों का की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को उसने आधार बनाया। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है किसी भी तत्व का परमाणु भार, यानी उसने तत्वों के परमाणु भार को ही आधार बनाया था और उसके आधार पर उसने क्या सिद्धांत दिया वो अभी हम जानेंगे। तो उसने अपने जो है वो तत्वों के वर्गीकरण के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। तो उसने क्या किया, इन 3 चीज़ों का मेंडेलीव ने तत्वों की द्रव्यमान संख्या, यानी एक चीज़ ये होगी आपकी द्रव्यमान संख्या, दूसरे उसके भौतिक गुण और तीसरे उसके रासायनिक गुण, इन तीनों का जो है बहुत ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। और फिर उसने क्या किया कि इन चीज़ों का अध्ययन करने के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण रासायनिक गुण जो उसने, एक तो सभी तत्वों का जो उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे उनकी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन, और दूसरी थी हाइड्रोजन, इनके साथ उसने अभिक्रिया करके जो क्या तत्व बनते, क्या यौगिक बनते हैं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हम जानते हैं कि तत्व जो है वो हाइड्राइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाता है। तो ऑक्सीजन O2 होती है और हाइड्रोजन H2 होती है। तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो कोई भी तत्व, जैसे कोई तत्व को यदि हम R नाम दे देते हैं तो RO हो गया, यानी वो उस तत्व का ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर हाइड्राइड को हम नाम दे सकते हैं RH। यदि हम तत्व को नाम R दे दें और H हाइड्रोजन के लिए दे दें तो RH। तो इस प्रकार से उसने ऑक्साइड यौगिक और हाइड्राइड यौगिक सभी के तैयार किए, रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। और उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही चयन क्यों किया, तो इसके बारे में आप याद रखें, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों काफ़ी जो क्रियाशील तत्व होते हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करके जो है वो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसीलिए जो उसने इन दोनों तत्वों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से इन रासायनिक गुणों का अध्ययन करके, वो कुछ भौतिक गुणों का अध्ययन करके और द्रव्यमान संख्या के आधार पर उसने क्या किया, हर तत्व की गुणों के चार्ट बनाए उसने। ठीक है, चार्ट बना करके, जैसे मान लीजिए एक चार्ट यहाँ बना लिया पहले तत्व का, फिर ऐसे ही दूसरे तत्व का उसने एक चार्ट बना लिया। तो इस प्रकार के चार्ट बना करके उसने जो है वो दीवार पर टांगता गया। वो इस प्रकार से जो ये चार्ट बना करके दीवार पर टांगता गया इनको, और उसके सभी, जैसे एक तत्व के सभी रासायनिक गुण, भौतिक गुण और द्रव्यमान संख्या को लिखा, फिर उसको टांग दिया, फिर दूसरे को टांग दिया, और उनको
टांगता गया और इस प्रकार से उसने जब दीवार पर इस प्रकार से टांगा कि जो समान गुणों वाले जो तत्व हैं उनको एक दूसरे के नीचे जो है वो ऐसे टांगता गया। वो जैसे मान लो इस पहले से जो मेल खाता है उसको इसके नीचे टांग दिया, और इस प्रकार आगे उसने जो है वो जब सभी तत्वों का गुणा का अध्ययन कर लिया तो उसने ये पाया कि इस प्रकार से 8 समूह बन गए उसके पास। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 और 7 और 8, तो ठीक है, इस प्रकार से 8 समूह बन गए। और कुछ जो है वो इस प्रकार से, ये तो समूह जो सीधे खड़े हो जाएंगे जिनको अपने कॉलम कहते हैं, और ये इस प्रकार से क्षैतिज आवर्त, तो कुछ आवर्त बन गए, यानी जो समान यौगिक हैं, जो गुणों वाले तत्व हैं वो इनके नीचे आते गए। तो इस प्रकार से उसने एक सारणी तैयार की, और वो थी उसका जो आधार था वो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में उनको लिखता गया वो, और इस प्रकार से एक जो है वो वर्गीकरण तत्वों का तैयार हो गया। तो उसने जो आधार रखा था वो था द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में उसने लिखा था, और इस आधार पर जो उसने सिद्धांत दिया वो ये था। तो इस प्रकार से उसने सिद्धांत दिया कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि तत्वों के गुण धर्म यानी जो उनके भौतिक रासायनिक जो गुण धर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो आवर्त फलन को अपने यूज समझ सकते हैं कि जब उन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान संख्या के क्रम में लिखते जाएंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद वो पुनः उनका जो है वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है, मतलब वो उनके गुणों का जो दोहरान शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमने 8 लिखी, इसके बाद जो तत्व आया जब बढ़ते क्रम में लिखा उनको द्रव्यमान संख्या के, तो इस पहले वाले के साथ इसके गुण मिल गए, दूसरे वाले के साथ इसके मिल गए। तो इस प्रकार से आवर्त फलन का मतलब है कि एक निश्चित क्रम के बाद जो गुणों का दोहरान होना। तो इस प्रकार से उसने जो ये सिद्धांत, मतलब आप ये सिद्धांत जरूर याद करें कि मेंडलीव का जो है वो आवर्त वर्गीकरण का सिद्धांत क्या था, तत्वों के वर्गीकरण का सिद्धांत क्या था, वो याद रखें आप। तो इसमें कुछ बातें जो है वो याद रखने वाली ये ज़रूरी है कि एक तो उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे, और उसने जो आवर्त वर्गीकरण का जो आधार बनाया वो था परमाणु की द्रव्यमान संख्या, और इन 3 चीज़ों को उसने लेकर के जो आवर्त सारणी तैयार की। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो है वो किस किस प्रकार से तत्वों को उसने कैसे रखा। तो अपने उस सारणी के बारे में जानते हैं जो उसने इस प्रकार से तैयार की थी। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंडलीव के द्वारा तैयार की गई आवर्त सारणी। ठीक है, तो उसने देखें, आप यहाँ देखें सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये समूह, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितने समूह हो गए, 8 समूह हो गए। यानी उसने जो है वो 8 समूह में इनको जब रखता गया तो 8 समूह बन गए। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऑक्साइड, तो इसके यानी R का मतलब यहाँ पर है तत्व से, कि जो भी तत्व इसमें आया, जैसे H आ गया तो यहाँ पर H हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि H हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन का क्रिया करके H2 यानी जल बनाता है। तो R2O का मतलब RO का मतलब हो गया ऑक्साइड के यौगिक, और यहाँ पर RH का मतलब हो गया हाइड्राइड यौगिक को, यानी जो हाइड्रोजन के यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये पहले यानी इनके जब इस प्रकार ऑक्साइड और हाइड्राइड और फिर ये सबके, और फिर उसने क्या किया कि चूंकि कुछ जब उसने तत्वों को इस प्रकार से रखा तो क्या हुआ कि जैसे प्रत्येक को इसने A और B 2 भाग में बांट रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर A B, पहले के भी A B भाग है, दूसरे की सबके 2 भाग है। तो इसका कारण ये था कि जब वो इनको तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में रखता गया तो उसने पाया कि जैसे हाइड्रोजन से लिथियम के गुण मिलते हैं और लिथियम से सोडियम के मिलते हैं, इसके पोटेशियम से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर आ गया यहाँ पर वो जो इनसे मेल नहीं खा रहा था, लेकिन इस ग्रुप के तत्वों के साथ खा रहा, लेकिन बिल्कुल। तो इस प्रकार से 2 ग्रुप बन गए कि ये आपस में मेल खा रहे थे और ये वाले आपस में मेल खा रहे थे। इस प्रकार से एक समूह के 2 भाग हो गए A और B। ऐसा आप देख सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो आपस में एक समान गुण रखते हैं और ये वाले आपस में एक समान गुण रखने वाले थे। तो इस प्रकार उसने 2 भागों में बांटा।
तो ये श्रेणी उसने जो है इस प्रकार से एक ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आवर्त बन गया और इस आवर्त का ही दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने कुल 6 आवर्त तैयार किए। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आवर्तों की संख्या कितनी थी, 6 थी इस प्रकार से, और वर्गों की संख्या कितनी थी, वो थी समूहों की संख्या वो थी 8। तो ये याद रखें। अब इसने अपने देखें कि चूँकि मेंडलीफ ने जो है वो द्रव्यमान संख्या को आधार बनाया था, तो ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 है। तो आप देखें कि ये इसने जो बढ़ते क्रम में इस प्रकार से लिखता गया, लेकिन कुछ अनियमितताएं हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो इसने कुछ तत्वों को इस प्रकार से उसको रखना पड़ा कि कम द्रव्यमान संख्या वाले को भी बाद में रखना पड़ा और अधिक वाले को जो है वो पहले रखना पड़ा। जैसे आप यहाँ पर आप देखें सबसे पहले कि ये आप देख रहे हैं कोबाल्ट और ये आप देख रहे हैं निकिल। तो आप देख सकते हैं कि इसका कोबाल्ट का जो द्रव्यमान है वो 58.93, जबकि निकिल का जो 58.71 है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वैसे तो ये निकिल इससे पहले आना चाहिए था क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन चूंकि गुणों में ये जो है वो इनके साथ मेल खाता है तो कोबाल्ट को यहाँ रखना पड़ा और निकिल को इनके साथ रखना पड़ा। तो ये इस प्रकार से कुछ चीज़ों को उसको जो इस प्रकार से अपने नियम को तोड़ करके आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो है इसमें 50.94 है और यहाँ पर 50.20 है। तो ये जो है वो उसने कुछ तत्वों को चूँकि गुणों के आधार पर वो क्रोमियम जो यहाँ मेल खाता था तो उसको यहाँ रखना पड़ा, वेनेडियम को यहाँ रखना पड़ा। और तो ये कुछ चीज़ें उसको जो चूँकि गुणों का इतना उसने सटीक अध्ययन किया था कि उसने बताया कि ये आएगा तो यहीं पर, लेकिन उसने अपने ही जो नियम है उसकी अवहेलना की इनको रखने में। तो इसी कारण से यानी इतना अच्छा उसने आवर्त वर्गीकरण किया कि अपने नियम की भी अवहेलना की साथ में। तो तभी मानते हैं कि इसका जो आवर्त वर्गीकरण का जो तत्वों का जो वर्गीकरण है वो बहुत सटीक और उसको बहुत मान्यता मिली। और कुछ हम देखते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर ये सारे वर्ग खाली पड़े हैं, और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इसमें ए में तो है लिथियम, लेकिन बी में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो इसकी आवर्त सारणी के द्वारा ये भी स्पष्ट हो गया, मेंडलीफ ने बताया कि यहाँ कोई तत्व है जो बाद में खोजे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जगह जगह आप जगह खाली देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, यहाँ पर बी में कोई नहीं है, यहाँ पर ए में कोई नहीं है। तो ये जो उसने खाली जगह बताई कि यहाँ पर कल को कोई भी तत्व जो है वो ज्ञात हो सकते हैं, तो उनको यहाँ जगह मिल सकती है। तो इस प्रकार की मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बहुत सारी जो उपलब्धियाँ हैं, उनमें ये भी एक उसने जो तत्व उसमें तक ज्ञात नहीं थे उनके लिए भी जो है आवर्त सारणी में जगह सुझा दी थी। तो आप इन 63 तत्वों का जो वर्गीकरण है उसको आप अच्छी तरह इस प्रकार से समझें उसको कि इसमें 8 वर्ग है और 6 आवर्त है, और इसको जो है वो द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लिखा गया इनको। तो इस प्रकार से जो अब हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, जैसे कि चूँकि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का अध्ययन किया था उस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जो निष्क्रिय आर्गन या रिडोन, जिनोन जो भी है निष्क्रिय गैसें हैं, उनकी अध्ययन नहीं हुआ था उस समय तक, ज्ञात नहीं थी वो। तो जब इनकी खोज होगी तो भी इसकी आवर्त सारणी में उनको लिखना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ एक लास्ट में यहाँ नया वर्ग जोड़ करके और उनको यहाँ रख दिया गया इस जगह यहाँ पर, ठीक है। उनका निष्क्रिय गैसों का एक वर्ग बना दिया गया, तो वो भी जोड़ने में कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इसकी आवर्त सारणी में अपने उस पर प्रश्न चिन्ह यूँ उठे कि चूँकि उस समय तक समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। समस्थानिक एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार अलग होता है, ठीक है। परमाणु भार अलग होता है। जैसे आप जानते हैं कि क्लोरीन का जो है एक समस्थानिक होता है जिसका परमाणु भार 35 होता है, क्लोरीन का एक होता है जिसका 37 होता है। तो यदि समस्थानिक उस समय खोजे होते तो जो है वो मेंडलीफ को इनको अलग तत्व मानना पड़ता, क्योंकि फिर 35 वाला अपने स्थान पर कहीं आएगा, इसमें यहाँ पर
क्लोरीन यहाँ पर है तो फिर बाद में जो 37 वाले को अलग स्थान देना पड़ता, तो ये भी जो है वो नहीं हो पाता यदि समस्थानिक खोज हुई होती उस समय, लेकिन चूंकि नहीं हुई थी इसलिए जो है ये समस्या उस समय उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन चूंकि इसका जो वर्गीकरण था वो बहुत ही एक महत्व रखने वाला और लगभग सभी तत्वों को उसने जो है वो समान गुणों वालों को एक साथ रखा उसने, तो एक आधारभूत ढांचा उसने तैयार कर दिया। उसके बाद जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो ये सब कमियां उसमें दूर हो गई और एक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हो गया। अब हम इसमें जो कुछ टेक्स्ट को पढ़ते हैं जिससे कि सारी बातें और स्पष्ट हो सके। पहले तो आप ये देखें कि जो मेंडलीव थे वो रूस के रहने वाले थे, तो रूसी रसायनज्ञ थे ये। इनका पूरा नाम जो है वो डमित्री इवानोविच मेंडलीव था, ठीक है। तो ये भी आप इनका पूरा नाम याद रखें यहाँ पर। और उन्होंने जो तत्वों के जो आवर्त सारणी तैयार की उसमें क्या चीज़ लिया वो भी आप याद रखें, जैसे परमाणु द्रव्यमान संख्या और रासायनिक गुणों को जो उसने गुणधर्मों को और भौतिक गुणधर्मों को आधार बना करके उसने सारणी तैयार की थी। यहाँ पर दमित्री इवानोविच मेंडलीव जो है उनका जीवन काल 1834 से 1907 तक रहा, ये भी आप याद रखें, कई बार छोटे प्रश्नों में ऐसे पूछ लेते हैं। तो मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान पर हुआ था, तो ये भी उनका जन्म स्थान आप याद रखें। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मुझे उदाहरण देकर समझाया और प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर भी गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार और दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं और गलतियों को दूर किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आप भी हमेशा ये बात याद रखें कि यदि हम विज्ञान का ज्ञान हमें है, यदि हमारी सोच वैज्ञानिक है, तो हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो अंधविश्वास है, असत्य धारणाएं हैं, यानी हमारे विचारों में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। हम चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें जो है वो बहुत चीज़ें जो व्यवस्थित नज़र आएगी दुनिया में। तो ये बात उनकी जो है वो बहुत ही सुंदर है, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें। और उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव आवर्त सारणी कहा जाता है, तो उन्होंने जो ये बनाई थी। और आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ, इससे नए तत्वों की खोज के लिए जानकारी की प्रेरणा भी मिली। तो ये आप जो यहाँ पर अब आप अपने यहाँ पर जान चुके हैं पहले कि उस समय तक जो है वो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी तैयार की तो कुल 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। और उसने जो आधार बनाया वो क्या था, एक तो परमाणु द्रव्यमान और उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को आधार बनाया, यानी किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या, भौतिक और रासायनिक गुणों को आधार बनाया। और उसके आधार पर उसने क्या किया कि रासायनिक गुणों में उसने क्या किया, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ जो बनने वाले यौगिक हैं उन पर उसने बहुत ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि ये बात आप यहाँ पर याद रखें कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये तत्व अत्यंत सक्रिय हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने जो है वो केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही तत्वों के यौगिक बनाने का अध्ययन क्यों किया। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सक्रिय तत्व है तथा अधिकांश तत्वों के साथ ये यौगिक बनाते हैं। ये दो कारण आप याद रखेंगे। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्राइड कहलाते हैं और ऑक्सीजन के साथ जो बनते हैं वो ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। और ये मूलभूत गुण धर्म माने गए। और इस प्रकार उसने क्या किया, फिर उन्होंने प्रत्येक तत्व के गुण धर्मों का अध्ययन करके 63 कार्ड तैयार किया आप यहाँ पर, ठीक है। और वो जो 63 कार्ड तैयार करके उसने क्या है, प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुण धर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया और इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। देखो ये बात आप यहाँ पर रखें कि उसने जो है वो इस प्रकार से ये 63 कार्ड तैयार करके उनको दीवार पर लटका दिया। और फिर जो है वो इस प्रकार से एक वर्गीकरण उनका तैयार हो गया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था।
तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यानी ये आप यहाँ पर याद रखें कि परमाणु द्रव्यमान संख्या के आरोही क्रम में, मतलब ये है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में उसने देखा रखा, तो ये व्यवस्थित हो गए और इनके गुणधर्म भी परस्पर लगभग सभी के मिलते थे। और उसने जो इस प्रकार सिद्धांत दिया वो ये था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, यानी एक निश्चित संख्या के बाद गुणों में जो है वो दोहरान शुरू हो जाता है, गुण दोहराने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो है वो समूह हो गए। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो क्षैतिज लाइनें हैं यहाँ पर, ये 6 जो है ये इसके आवर्त है। इसके बारे में मैंने भी आपको पहले बताया था। इसके बाद में अपने देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो देखो काफ़ी उनकी मृत्यु के बाद जो है वो इसको प्रकाशित किया गया। और स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R जो है वो तत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जैसे हाइड्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो है वो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, तो बहुत सारी उपलब्धियाँ उसकी, तो उसको हम जानते हैं, मैंने अभी आपको कुछ बताया भी था। तो आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव की आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को भी कभी के कम द्रव्यमान संख्या से पहले रखना पड़ा। तो ये मैंने आपको चीज़ यहाँ पर बताई थी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रोमियम है, ठीक है, ये हालांकि इसका द्रव्यमान जो है वो आप देख सकते हैं कि 50.20 है, नहीं सॉरी ये 50. वेनेडियम का इसमें देखो आप यहाँ पर 50.94 है, जबकि क्रोमियम का 50.20 है। तो हालांकि ये पहले आना चाहिए था इससे, लेकिन बाद में आया। लेकिन इसकी उपलब्धि यही है कि उसने गुणों का इतना अच्छा अध्ययन किया था कि ये बताया कि ये आएगा तो यहीं पर। ठीक है, हालांकि उसने अपने नियम का भी उल्लंघन किया। तो ये जो इसका एक बहुत उपलब्धि मानी जाती है ये कि उसने गुणों का इतना अच्छा अध्ययन किया था कि उसने कई बार जो है वो अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को भी पहले रखना पड़ा, और क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। तो ये कारण है जो आप हमेशा याद रखेंगे कि उसको जो है वो कुछ अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले क्यों रखना पड़ा। तो इसके लिए आप ये बात याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर जैसे कोबाल्ट और निकेल का उदाहरण मैं पहले आपको दे चुका हूँ, तो ये था। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे अभी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये खाली स्थान यहाँ पर जो ए बी समूह बनाए थे, ए में कुछ है, बी में कुछ नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ और तत्व खोजे जा सकते हैं, और उसने जब इनके एक का नाम से जो आगे उसने तत्वों की कल्पना भी की थी, जो बाद में जाकर के जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये जो है इनके तत्वों की खोज होने के बाद ये स्थान भर गए। तो ये भी आप याद रखें कि कुछ खाली स्थान जो बचे थे उसमें उन्होंने नए तत्वों की और खोज होने के बारे में कल्पना की थी। और इसके अतिरिक्त जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान का जो असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जक भी माना। ठीक है, उनको सबसे पहले माना गया कि वो इसके सर्जक हैं, सबसे पहले उन्होंने इसकी कल्पना की। और जैसे उत्कृष्ट गैसें जिनको हम निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, तो उनकी जब खोज होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह, तो उनको भी आवर्त सारणी में रखने में कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि उनको बाद में एक वर्ग में जोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय तो ये ज्ञात नहीं थी। लेकिन उसने जब पीछे पीछे स्थान खाली छोड़ा था इनके लिए, तो वहाँ पर उनको आराम से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो सीमाएं हैं, उसमें मूल रूप से उसकी 3 सीमाएं हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे वो एक तो हाइड्रोजन का स्थान स्पष्ट नहीं कर पाया, एक चूँकि उस समय यदि समस्थानों की खोज हो गई होती तो जो है उनको अलग आवर्त सारणी में स्थान देना पड़ता एक तत्व के रूप में। और फिर एक अपने देख सकते हैं कई बार उसको जो है वो उसकी कमी में, सीमाओं में अपने ये भी देख सकते हैं कि उसको अधिक
द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को कम द्रव्यमान संख्या वालों से पहले रखना पड़ा। तो ये 3 मुख्य रूप से इसकी कमी जो है वो आप इनको याद रखें। और ये मैं आपको जो है यहाँ पर आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो सीमाएं हैं उसमें आप इन तीनों को याद रखें। हाइड्रोजन का स्थान, तो देखिए हाइड्रोजन के स्थान में क्या प्रॉब्लम थी। हालांकि हाइड्रोजन को उसने जब सबसे पहले क्षार धातु तत्वों के साथ लिथियम सोडियम के साथ रखा, और जो कि आज भी वही है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि चूंकि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन तत्वों के साथ जैसे क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बनाता है, और आप जानते हैं कि क्षार धातु तत्व भी जैसे सोडियम है वो भी क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाता है, जैसे ये भी क्लोराइड बनाता है, ये भी इस प्रकार से यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर ये इनके साथ यानी क्षार धातु तत्व जो होते हैं सोडियम लिथियम वगैरह इनके साथ मेल खाता है। लेकिन समस्या ये थी कि हाइड्रोजन का जो अणु होता है H2 ये द्विव परमाणुक है, ठीक है। ये द्विव परमाणु अणु जो है वो आप जानते हैं कि इसमें 2 परमाणु होते हैं एक अणु में। तो ये जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन ये जो हैलोजन गैसें होती है इनके साथ मेल खाता है और साथ में सहसंयोजक यौगिक भी बनाता है। तो वो ये तय नहीं कर पाया कि फिर हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ क्यों नहीं है, इनके साथ यानी जो सोडियम या पोटेशियम या लिथियम इनके साथ क्यों है, वो जो है वो इन क्षार धातु तत्वों के साथ क्यों है, या हैलोजन तत्वों के साथ क्यों नहीं है। तो ये बात वो स्पष्ट नहीं कर पाए। तो आप इस बात को याद रखें। और समस्थानिकों के बारे में ये था कि चूंकि समस्थानिक जो है वो एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार अलग होता है। तो इस प्रकार चूंकि द्रव्यमान उनका अलग होता है तो फिर आवर्त सारणी में उनको स्थान देने के लिए अलग तत्व मानना पड़ता। एक ही तत्व के जो अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले जो परमाणु उनको अलग तत्व मानना पड़ता। और एक कमी इसकी ये भी है कि उसने जो है वो अधिक द्रव्यमान वालों को पहले रख दिया, जैसे कोबाल्ट निकिल वाला आपने उदाहरण दिया या वेनेडियम क्रोमियम वाला उदाहरण दिया। तो इनको जो आप इस प्रकार से याद रखें। ये 3 कमियां मुख्य उसकी थी और कुछ उसकी उपलब्धियां उनको भी आप याद रखें। तो आज मैं समझता हूं कि हमने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का अध्ययन किया है वो आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह सेट हुई होगी। और ये प्रारंभिक अध्ययन था, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इसका एक खाका जो तैयार किया था उसको बहुत मान्यता मिली और उस एक आधार मिला उससे आवर्त सारणी बनाने का और तत्वों के वर्गीकरण का। तो बच्चों मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और पूरा देखा करें। मैं हर चीज़ को चैप्टर के हर टॉपिक को जो है वो बहुत ही विस्तार से और एक एक चीज़ को जो है टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो मैं भी यहाँ पर आपके लिए प्रदर्शित करता हूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। कल से विद्यालय खुल रहे हैं तो 1 सितंबर से, तो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और इन चीज़ों को और अच्छी तरह सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।